नमस्कार दोस्तों, चिरानिया क्लासेज पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक मज़ेदार टॉपिक जो सभी कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो लेकर आए हैं, और वो है कि भारत का प्रथम नागरिक कौन है। इस बात से आप समझ गएंगे कि हम आज किसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो हम भारत के सबसे बड़े पद राष्ट्रपति के बारे में अध्ययन करेंगे। देखते हैं। देखो, सबसे पहले आपको सबको पता है कि भारत में संसदीय व्यवस्था है, जिसके अंतर्गत भारत की संसद के 3 अभिन्न अंग माने जाते हैं। उनमें पहला राष्ट्रपति, और दूसरी बात करें तो लोकसभा और राज्यसभा। हमने पढ़ा था राष्ट्रपति। आज हम जो अध्ययन करेंगे वो राष्ट्रपति। आपको पता है भारत में जो शासन व्यवस्था है वो कैसी है। भारत की शासन व्यवस्था पहला क्वेश्चन यही आ जाता है एग्जाम में कि भारत की शासन व्यवस्था क्या है। आजकल एग्जाम में एकदम बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेसिक क्वेश्चन पर हम ध्यान देते नहीं हैं और वो क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है। तो हम यहाँ बेसिक बात करें कि भारत में भारत में जो शासन व्यवस्था पाई जाती है वो संघीय शासन व्यवस्था प्रणाली पाई जाती है। संघीय कौन सी शासन व्यवस्था है? संघीय शासन प्रणाली पाई जाती है। भारत में जो शासन व्यवस्था है उसमें संघीय प्रणाली पाई जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रश्न ये आए कि भारत में जो शासन व्यवस्था है वो कैसी शासन व्यवस्था की प्रणाली है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा संघीय शासन प्रणाली। अब सबसे बड़ी बात यह है कि संघीय शासन प्रणाली है उसकी विशेषता क्या है। तो हम बात करें कि संघीय शासन प्रणाली होगी वहां पर जो कार्यपालिका के 2 रूप पाए जाएंगे। कितने रूप पाए जाएंगे? 2 रूप। एक बार फिर से समझ लीजिए कि भारत की जो शासन व्यवस्था वो कैसी प्रणाली है? संघीय शासन प्रणाली है। जो व्यवस्था की गई है वो कैसी है? संघीय शासन प्रणाली है। और संघीय शासन प्रणाली की मुख्य रूप से सबसे बड़ी जो विशेषता है वो क्या है? सबसे बड़ी जो विशेषता है वो क्या है कि संघीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका के 2 रूप पाए जाते हैं, या मैं कहूं कि कार्यपालिका 2 प्रकार की पाई जाती है। और 2 प्रकार की कार्यपालिका में एक कार्यपालिका होती है नाममात्र की कार्यपालिका। नाममात्र की कार्यपालिका नाममात्र की कार्यपालिका। और दूसरी कार्यपालिका पाई जाती है वास्तविक कार्यपालिका। देखो, हमने सबसे पहले क्या बताया अभी कि भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, उसके अंतर्गत भी अगर भारत की शासन व्यवस्था की बात की जाए वो कैसी शासन व्यवस्था है? संघीय शासन प्रणाली है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि भारत में जो शासन प्रणाली है वो तो क्या है? संघीय शासन प्रणाली है। और संघीय शासन प्रणाली की भी मुख्य रूप से बड़ी विशेषता है वो क्या है कि कार्यपालिका के 2 रूप पाए जाते हैं। एक तो पाया जाता है नाममात्र की कार्यपालिका और दूसरा रूप पाया जाता है वास्तविक कार्यपालिका। अब बात करते हैं कि नाममात्र की कार्यपालिका क्या है। तो नाममात्र की कार्यपालिका से यहां अर्थ है कि भारतीय संविधान के अनुसार संपूर्ण शक्तियां संविधान के अनुसार संपूर्ण शक्तियां नाममात्र की कार्यपालिका में पाई जाती हैं। दूसरी भाषा में मैं आपको कहूं कि संवैधानिक रूप से जो
संपूर्ण शक्तियां संविधान द्वारा प्रदान की गई हैं वो किसको की गई है? नाममात्र की कार्यपालिका को की गई है। लेकिन हम बात करें कि वास्तविक कार्यपालिका, वास्तविक कार्यपालिका वह कार्यपालिका होती है जिसमें संविधान द्वारा संपूर्ण शक्तियां तो किसको प्रदान की गई है? नाममात्र की कार्य, लेकिन व्यवहार में, व्यवहारिक रूप में उन शक्तियों का प्रयोग कौन करता है? वास्तविक कार्यपालिका करती है, वास्तविक कार्यपालिका करती है। एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूं, देखो बिल्कुल आपको कम पढ़ा जाए लेकिन हमें जो पढ़ रहे हैं उसको अच्छी तरह से होना चाहिए। पहली बात हमने स्टार्टिंग में बात की कि भारत का प्रथम नागरिक होता है कौन? राष्ट्रपति, और उसके बारे में ही हम अध्ययन कर रहे हैं। और जो भारत की जो शासन व्यवस्था है वो कैसी शासन व्यवस्था है? संघीय शासन प्रणाली है। कैसी प्रणाली है? संघीय शासन प्रणाली। संघीय शासन प्रणाली की बड़ी विशेषता, या मैं कहूं कि संघीय शासन प्रणाली, उसमें कार्यपालिका के दो रूप पाए जाते हैं। मुख्य रूप से कितने रूप पाए जाते हैं? दो। उनमें एक रूप है नाममात्र की कार्यपालिका, दूसरा है वास्तविक कार्यपालिका। बात है कि नाममात्र की कार्यपालिका क्या है? नाममात्र की कार्यपालिका वह कार्यपालिका होती है जिसको संविधान के माध्यम से संपूर्ण शक्तियां प्राप्त होती हैं, लेकिन वास्तविक कार्यपालिका वह कार्यपालिका होती है कि उसको संविधान से तो शक्तियां प्राप्त नहीं होती, लेकिन जो नाममात्र की कार्यपालिका को जो शक्तियां प्राप्त है उनको व्यवहारिक रूप से वास्तविक कार्यपालिका द्वारा प्रयोग किया जाता है। अब बात करें भारत में जो नाममात्र की कार्यपालिका है उसका उदाहरण है सबसे बेस्ट कौन? हमारा राष्ट्रपति। कौन है? राष्ट्रपति। अर्थात भारतीय संविधान ने, भारतीय संविधान द्वारा संपूर्ण शक्तियां भारतीय संविधान द्वारा संपूर्ण शक्तियां किसकी? कार्यपालिका की। संपूर्ण शक्तियां कार्यपालिका की राष्ट्रपति में निहित की है। किस में निहित की है? राष्ट्रपति में निहित की है। लेकिन वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। इसका उदाहरण कौन है? प्रधानमंत्री। अर्थात संविधान द्वारा जो नाममात्र की कार्यपालिका राष्ट्रपति को कार्यपालिका की संपूर्ण शक्तियां निहित है उनका व्यवहारिक रूप से प्रयोग कौन करता है? वास्तविक कार्यपालिका करती है। और वास्तविक कार्यपालिका कौन है? प्रधानमंत्री। कौन है? प्रधानमंत्री। तो आपको यह बात अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी कि वास्तविक कार्यपालिका और नाममात्र की कार्यपालिका में क्या अंतर है। नाममात्र की कार्य, मैं सीधा सीधा कहूं, संविधान द्वारा जिसको शक्तियां प्राप्त है वास्तविक रूप से, जिनमें शक्ति निहित है वो तो नाममात्र की है, लेकिन व्यवहार में जिन शक्तियों का प्रयोग कौन करता है? हमारा प्रधानमंत्री करता है। अब बात करते हैं, देखो हम राष्ट्रपति के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, तो राष्ट्रपति में देखो अभी बात करते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 52 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 52 हमें क्या कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का संविधान का अनुच्छेद 52 हमें क्या बताता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। बस इतनी सी बात लिखी हुई है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और अनुच्छेद 53 की बात करें, अनुच्छेद 53 की बात करें,
तो अनुच्छेद 53 हमें क्या कहता है कि कार्यपालिका की संपूर्ण शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। राष्ट्रपति में निहित होंगी। अब देखो, संविधान के अनुच्छेद याद करने में आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, लेकिन बड़ा मजेदार, अगर आप इसको ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे तो ये आसान से याद। मैं यहां पर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, केवल याद करवाना है। भारत का सबसे बड़ा पद की बात कर रहे हैं तो हम इसको याद रखना चाहिए, तो आपके दिमाग में बैठ जाए। तो हम ऐसे कर लें कि वो फलानो बावन्यो है, बावन्यो कौन है, फलानो बावन्यो है, विकोपति के है फलानो बावन्यो। तो कहां से हो गया राष्ट्रपति, अनुच्छेद 52 में हो गया। तो आपको याद हो जाएगा कि फलाना को पति है या उसका पति है वो 52 है, अर्थात 52 कौन है, राष्ट्रपति है। ध्यान रखिए, मैं किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं कर रहा हूं, केवल आपको याद करवाने के लिए कर रहा हूं। तो यहां पर अनुच्छेद 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और अनुच्छेद 53 की बात करें तो कार्यपालिका की संपूर्ण शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। अब हम महत्वपूर्ण और अनुच्छेद है उनके बारे में देखते हैं। देखिए, अब हम अनुच्छेद 54 की बात करते हैं। हमने 52 पढ़ लिया, 53 पढ़ लिया और 54 पढ़ लिया। 54 में क्या लिखा हुआ है, राष्ट्रपति का निर्वाचन, कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस आधार पर होगा। आपको बताया, हम आगे पढ़ेंगे राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली के माध्यम से किया जाता है, वो बाद में करेंगे हम। फिलहाल आपको अनुच्छेद करना है। तो हमने 52 पढ़ लिया कि उसका पति 52, मैंने पहले बता दिया किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, आपको याद करवाना है। तो 52, इसके बाद आ जाएगा 53 संघीय कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। और तीसरा अनुच्छेद जो 54 है वो क्या है, राष्ट्रपति का निर्वाचन, कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस आधार पर किया जाएगा, अप्रत्यक्ष विधि के माध्यम से किया जाता है। अप्रत्यक्ष विधि के बारे में भी हमने पढ़ा था कि अप्रत्यक्ष विधि क्या है, कि जनता द्वारा जो प्रतिनिधि चुने गए हैं उन प्रतिनिधि द्वारा, जनता द्वारा जो प्रतिनिधि प्रत्यक्ष विधि से सीधे मतदान करके चुने गए थे, उन प्रतिनिधियों द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, अप्रत्यक्ष विधि कहते हैं। अब हमारा अनुच्छेद है कि अनुच्छेद 55 क्या है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की नीति, अर्थात राष्ट्रपति का निर्वाचन करते समय किन बातों को ध्यान में रखा जाएगा वो चीजें इसमें है। फिर है अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति की पदावधि, कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन किया जाएगा वो किस अवधि के लिए किया जाएगा। पता है भारत में सामान्य रूप से राष्ट्रपति का जो निर्वाचन किया जाता है वो कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का। लेकिन इससे पूर्व भी अगर महाभियोग के माध्यम से हटाया भी जा सकता है, लेकिन सामान्य रूप से इसकी पदावधि कितनी होती है, 5 वर्ष के लिए होती है। इसके बाद अनुच्छेद 57 क्या कहता है, पुनर्निर्वाचन के लिए हराता है। देखिए, भारत एक ऐसा देश है जहां पर राष्ट्रपति कितनी भी बार निर्वाचन किया जा सकता है। राष्ट्रपति कितनी भी बार, भारत का एक व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है। कहने की बात क्या है कि एक व्यक्ति कितनी भी बार भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। भारतीय संविधान में इसको किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं किया गया या इससे संबंधित कोई भी ऐसा नियम नहीं बनाया गया है कि भारत का एक व्यक्ति एक बार ही राष्ट्रपति। लेकिन अमेरिका की बात करें हम, अमेरिका है, वहां का जो राष्ट्रपति है एक व्यक्ति 2 बार ही बन सकता है, लेकिन भारत के लिए ये लागू नहीं होता। तो ये इसके बारे में बताया गया। इसके बाद बताया अनुच्छेद 58 की बात करें। अनुच्छेद 58 क्या कहता है कि राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए योग्यताएं, कि भारत का जो राष्ट्रपति होगा वो क्या होगा। आपको बताया सामान्य रूप से जो होती हैं वो क्या होती हैं कि भारत का नागरिक होना चाहिए, पहली शर्त यही है। दूसरी, उसकी आयु कम से कम न्यूनतम 35 वर्ष होनी चाहिए। इसके अलावा वह लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता होगा। इसके अलावा किसी भी लाभ के पद पर
वो आसीन नहीं हो। तो ये सामान्य सी योग्यताएं होती हैं, इनके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। फिलहाल हम अनुच्छेद के बारे में। इसके बाद में 59 क्या है, राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें, कि राष्ट्रपति का जो पद है वो जिस व्यक्ति को प्राप्त हो रहा है तो उसके लिए क्या शर्तें हैं कि वो क्या नहीं कर सकता और क्या कर सकता है, वो बातें इसमें। और अनुच्छेद 60 क्या कहता है, राष्ट्रपति द्वारा शपथ, राष्ट्रपति द्वारा गोपनीयता की जो शपथ ली जाती है कि भारत का जो सबसे महानतम पद मैं ग्रहण करना चाह रहा हूं, तो गोपनीयता की जो शपथ ली जाती है वो उसका उल्लंघन कहां पर किया गया, उल्लेख अनुच्छेद 60 में किया गया। 61 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। अनुच्छेद 61 क्या कहता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। भारत का राष्ट्रपति एक बार चुनने के बाद उसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, 5 वर्ष, लेकिन उस पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाकर उसको बीच में भी हटाया जा सकता है। और यह क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, डायरेक्ट आता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने वाला अनुच्छेद कौन सा है, तो अनुच्छेद होगा आपका कौन सा, 61वां। कौन सा अनुच्छेद है, आर्टिकल नंबर 61, 61वां, अर्थात अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया है। और फिर अनुच्छेद 62 राष्ट्रपति के पद की रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्तियों को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। अर्थात भारत के राष्ट्रपति का जो पद है उस पर आसीन व्यक्ति या तो महाभियोग के माध्यम से या मान लीजिए आकस्मिक उसकी मृत्यु हो जाती है या अन्य किसी बीमारी के कारण से अपने पद का जो त्याग पत्र दे देता है, तो दूसरे व्यक्ति को राष्ट्रपति का जो पद खाली हो गया है उसकी दोबारा भरने के लिए कौन कौन सी शर्तें हैं, प्लस उसका निर्वाचन कितने समय बाद होना चाहिए। सामान्य रूप से हम पढ़ते हैं, ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि राष्ट्रपति का पद खाली होने के बाद कितने दिन बाद मतदान करवाना आवश्यक है। तो हम बात करें इसके मतदान की 6 माह के अंतर्गत राष्ट्रपति का पद है खाली रह सकता है। 6 माह बाद भारत का जो निर्वाचन आयोग है उसके द्वारा राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन करवाया जाता है, दूसरे व्यक्ति को चुना जाता है, अर्थात 6 माह, अधिकतम 6 माह तक खाली रह सकता है पद, इसके बाद दूसरे व्यक्ति। इसके बाद बात करें कि अनुच्छेद 61 क्या कहता है, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति संबंधित विषय और निर्वाचन संबंधित जो विवाद हैं, अर्थात राष्ट्रपति के तो कौन से कार्य होंगे और उपराष्ट्रपति के कौन से कार्य होंगे, इसका उल्लेख हमें कहां पर मिलता है, अनुच्छेद 71 में। इसके अलावा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित किसी प्रकार का जो विवाद उत्पन्न हो जाता है तो उसकी सुनवाई आपको बताया भारत का उच्चतम न्यायालय में की जाती है, और वहां पर इसके निर्वाचन संबंधी जो विवाद हैं उनका उल्लेख किया गया है कि इसका निर्वाचन संबंधी जो विवाद हो गया उसका समापन किस प्रकार किया जाए और राष्ट्रपति को कौन से कार्य करने और उपराष्ट्रपति को कौन सा कार्य करना, यह अनुच्छेद 71 हमें बताता है। इसके बाद अनुच्छेद 72 क्या कहता है, राष्ट्रपति को क्षमादान आदि की शक्तियां, कि किसी व्यक्ति को मान लीजिए उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा ऐसी सजा सुना दी गई जिसके उस सजा को कम करवाने के लिए वह व्यक्ति राष्ट्रपति से यह याचना लगाता है कि मेरी सजा को कम, तो राष्ट्रपति को यह शक्ति प्राप्त है। इसी प्रकार अगर किसी व्यक्ति को मान लीजिए भारत का उच्च या उच्चतम न्यायालय है मृत्यु दंड दे देता है, तो राष्ट्रपति उसकी मृत्यु दंड को कम कर सकता है, उसको आजीवन कारावास कर सकता है या क्षमा कर सकता है। ऐसी शक्तियां अनुच्छेद 72 के अनुसार राष्ट्रपति गणित का, यह शक्ति केवल भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है। और आपको पता है ये ऐसी कंडीशन राज्य में देखा जाए तो राज्यपाल को प्राप्त है, लेकिन किसी व्यक्ति को मृत्युदंड दे दिया गया और उसको वापस कम करना है या उसको मुक्त करना है या आजीवन कारावास में बदलना है, ये शक्ति किसको प्राप्त है, केवल राष्ट्रपति को। एक बार जो यह अनुच्छेद है आपको याद नहीं हो तो मैं एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। इसके बाद हम बात करते हैं, देखो इसकी दोबारा
देखो, एक बार तो सबसे बड़ी बात है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। यह कौन सा अनुच्छेद बताता है हमें? अनुच्छेद 52 बताता है। और अनुच्छेद 53 हमें क्या बताता है? कि संघीय कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होंगी। संघीय कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होंगी। और अनुच्छेद 54 क्या बताता है? कि राष्ट्रपति का निर्वाचन। और अनुच्छेद 55 हमें क्या बताता है? कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की नीति। और अनुच्छेद 56 क्या बताता है? राष्ट्रपति की पदावधि। और अनुच्छेद 57 क्या बताता है? कि पुनः निर्वाचन के लिए हरातें। और अनुच्छेद 58 क्या बताता है? राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए योग्यताएं। और अनुच्छेद 59 क्या बताता है? राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें। और अनुच्छेद 60 क्या बताता है? राष्ट्रपति द्वारा शपथ या ये मैंने सबसे इंपॉर्टेंट आपको बता दी है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया वाला अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 61 है। ज्यादातर एग्जाम में या तो अनुच्छेद 52 पूछा जाता है या अनुच्छेद 53 पूछा जाता है। ये और या अनुच्छेद 61, ये तीन, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 53 और अनुच्छेद 61, ये तो आपको बहुत अच्छी तरह से याद होना चाहिए। और अनुच्छेद 62 क्या करता है? राष्ट्रपति के पद की रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करवाने का समय और आकस्मिक रिक्तियों को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। और अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति से संबंधित विषय और निर्वाचन। और अनुच्छेद 72 भी काफी बार पूछा जाता है कि राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति कौन से अनुच्छेद के अनुसार प्राप्त है? अनुच्छेद 72। अब हम अगले वाले वीडियो में इनके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। तब तक आपका दिन शुभ रहे।